नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं आप सभी एडवोकेट्स के लिए। और एक आपको मैं ऐसी जानकारी दूंगा जिसकी मदद से आप अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे से रिलीफ दिला सकते हो और अच्छा खासा अमाउंट भी अपने क्लाइंट से आप चार्ज कर सकते हो। क्योंकि एक सिंपल सी एप्लीकेशंस होती हैं, सिंपल सा एक प्रोसीडिंग्स होती है कोर्ट्स की, जो बहुत ही ज्यादा आपको कोर्ट्स के अंदर देखने को मिलती है। आई होप बहुत सारे लोगों को ये एप्लीकेशन के बारे में और ये केसेस के बारे में पता होगा। तो हम ज्यादा देर ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है आयुष, आप देख रहे हैं स्मार्ट एंड लीगल गाइडेंस। तो इसके अंदर आज हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे कि आप लोगों को पता होगा कि यहां पे हमारे दो तरह के मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, एक एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट होते हैं और एक हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट होते हैं। एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को हम कौन कौन से मैजिस्ट्रेट बोल सकते हैं? एसडीएम, डीएम जो हमारे सब डिविजनल मैजिस्ट्रेट होते हैं, और जो हमारे डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट्स होते हैं एग्जीक्यूटिव वाले। याद रखिएगा, इनके ऊपर पावर किस चीज की होती है? इनके पास पावर होती है कि भाई लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करके रखना है हमारे पूरे समाज के अंदर। अब मैं जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स की बात करूं तो जुडिशियल मैजिस्ट्रेट्स के अंदर हमारे जुडिशियल मैजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, जुडिशियल मैजिस्ट्रेट सेकंड क्लास, सीजेएम चीफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट, एंड हमारे सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एंड और भी बहुत सारे मैजिस्ट्रेट्स यहां पे आते हैं। सारे के सारे जो हैं कोर्ट में बैठते हैं, जुडिशियल कोर्ट के अंदर। तो इनको हम क्या बोलते हैं? जुडिशियल मैजिस्ट्रेट। इनके ऊपर क्या पावर होती है कि भाई हमारे को मेंटेन करके रखना है जस्टिस सोसाइटी के अंदर, कि हमारे को जो सोसाइटी के अंदर जस्टिस डिलीवर करना है। बात खत्म। तो दोनों अलग अलग मैजिस्ट्रेट्स होते हैं, अलग अलग कैटेगरी के होते हैं और अलग अलग इनकी पावर होती है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर आप ये मैजिस्ट्रेट्स के बारे में हमें क्यों बता रहे हो? इसके पीछे का बहुत बड़ा लॉजिक है, आप पूरी वीडियो देखना जरूर। तो सेकंड थिंग यहां पे हमारे को समझनी पड़ती है कि हमारे जो है ना प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाते हैं। यानी कि प्रिवेंटिव एक्शंस का मतलब जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के द्वारा एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स लिए जाते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया? एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स। तो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स जो है इसका पालन करने के लिए कौन पिक्चर में आएगा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स आएंगे। ठीक है, तो अब यहां पे क्या होता है? तीन बातें आती है। सबसे पहली बात हमारी आती है प्रिवेंटिव एक्शंस, जो हमारा चैप्टर नंबर 11 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर डिफाइन करा हुआ है, सेक्शन नंबर 149 से लेके 153 के अंदर। अब इसके अंदर एक और हमारा जो है कैटेगरी आती है पीस एंड गुड बिहेवियर की, जो हमारा चैप्टर नंबर 8 के अंदर सीआरपीसी में डिफाइन करा हुआ है अंडर सेक्शन नंबर 106 से लेके 124 के अंदर। तीसरी हमारी कैटेगरी आती है पब्लिक ऑर्डर एंड ट्रैंक्विलिटी के तौर पे। चैप्टर नंबर 10 के अंदर ये चीज हमारी कवर होती है सेक्शन नंबर 129 से लेके 148 के अंदर। बट ये बताने का मेरा लॉजिक क्या है? ये बताने का मेरा लॉजिक है फॉर एग्जाम्पल के तौर पे, अब यहां पे मुद्दे की बात मैं स्टार्ट करने वाला हूं कि मान लेते हैं कि आपने रोड्स पे देखते होंगे कि दो लोग आपस में लड़ाई करने लग गए हैं। तो आप बताइए, कॉमन सेंस है कि ये दो लोग आपस में जब लड़ाई कर रहे हैं तो आपस में यहां पे शांति भंग हो रही है पूरे सोसाइटी के अंदर? बिल्कुल हो रही है। या फिर अगर कोई व्यक्ति जो है गली में गाली गलौच करते हुए एब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज करते हुए जा रहा है या एब्यूजिव लैंग्वेजेस यूज कर रहा है, तो यहां पे शांति भंग हो रही है हमारे पूरे समाज के अंदर? बिल्कुल हो रही है। या फिर अगर मैं एक और एग्जांपल दूं कि अगर कोई ऐसे कपड़े पहन के निकल रहा है जो अश्लील हैं, जिससे एक समाज के ऊपर गलत मैसेज जा रहा है, तो क्या यहां पे शांति भंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अब अगर मैं एक और बात करूं कि कोड ऑफ कंडक्ट यहां पे आपको पालन करने के लिए बोला हुआ है और आप उस कोड ऑफ कंडक्ट का क्या कर रहे हैं? उल्लंघन कर रहे हैं, ब्रीच कर रहे हैं, समाज के अंदर जो है लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है? बिल्कुल बिगड़ रहा है। अगर मैं एक और सिचुएशन दूं कि आप जो है सरकारी जो प्रॉपर्टी होती है उसका जो है नुकसान कर रहे हो, तो क्या यहां पे शांति भंग हो रही है? बिल्कुल हो रही है। अब मैंने आपको अभी स्टार्टिंग में क्या बताया था? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स के पास कौन सी पावर होती है? मेंटेन करना लॉ एंड ऑर्डर को। तो मेंटेन कर रहे हैं, अगर लॉ एंड ऑर्डर की बात यहां पे करी जा रही है तो कौन इसकी कार्रवाई करेगा? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। अब यहां पे जो है मैंने अभी आपको बताया था कि प्रिवेंटिव एक्शंस के तौर पे जो हमारा चैप्टर नंबर 11 के अंदर डिफाइन करा हुआ है अंडर सेक्शन नंबर 149 से लेके 153 के तौर पे, तो इन जो प्रिवेंटिव एक्शंस लिए जाते हैं ये किसके द्वारा लिए जाते हैं? पुलिस के द्वारा। जहां पर कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं होती है, अगर पुलिस को लगता है कि भाई ये व्यक्ति जो है गाली गलौच कर रहा है, ये व्यक्ति जो है आपस में दोनों लड़ाई कर रहे हैं, ये जो है ऐसे कपड़े पहन के निकल रहे हैं जैसे समाज के अंदर जो है गलत मैसेज जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमें इस व्यक्ति को अरेस्ट करना जरूरी है, तो यहां पर पुलिस अपना एक हथियार इस्तेमाल करती है जिसको हम अपना लोकल लैंग्वेज में बोलते हैं कालंद्रा, KALANDRA, कालंद्रा। तो कलंद्रा की प्रोसीडिंग्स यहां पे सामने आती है। कलंद्रा की प्रोसीडिंग्स आपकी 107 150 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर चलती है। दूसरी प्रोसीडिंग्स आपकी चलती हैं 107 151 ऑफ द सीआरपीसी के अंदर। तो ये दो प्रोसीडिंग्स आपकी कोर्ट के अंदर चलाई जाती हैं। सबसे पहले आती है 107 150 के जोड़कर और 107 151 को जोड़कर, तो ये दो प्रोसीडिंग्स चलती है। सबसे पहली बात 107 के अंदर यहां पे केवल इतनी सी बात लिखी हुई है सीआरपीसी के अंदर कि अगर कोई भी व्यक्ति यहां पर ऐसी हरकत करता है, ऐसा एक्ट करता है जिससे पूरे समाज के अंदर जो है ना एक
लॉ एंड ऑर्डर बिगड़ रहा है, समाज के अंदर एक स्थिति बिगड़ रही है, लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल बिगड़ रहा है, तो यहां पर उस व्यक्ति को जो है अरेस्ट किया, उस व्यक्ति को जो है पुलिस अरेस्ट कर सकती है, सीधी बात। अब यहां पे जो है अरेस्ट करने की पावर का लिखी हुई है 151 के अंदर ऑफ द सीआरपीसी में, कि अगर पुलिस को जहां भी देख रहा है कि कोई व्यक्ति जो है शांति भंग कर रहा है, उठा लो, बट उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होती, याद रखिएगा। अब एक मैं नॉर्मल एक लोकल भाषा में बात करूं तो अगर आपको पता है ना कि अगर मान लेते हैं दो कॉलेज के बच्चों की आपस में लड़ाई हो गई यार, अगर उनकी एफआईआर दर्ज करके उनको जेल में डाल देंगे, एफरे का चार्ज लगा देंगे 159 ऑफ द आईपीसी का, तो उनकी तो एक तरीके से जीवन खराब हो जाएगा, एक क्राइम रिकॉर्ड आ जाएगा। तो ऐसे केस के अंदर पुलिस वाले थोड़ा सा लीनियंट होके क्या करते हैं, कालांतरा की प्रोसीडिंग्स लगा देते हैं, 151 के तहत उनको पुलिस उन ऐसे लोगों को अरेस्ट करके जेल में बंद कर देते हैं और 24 घंटे के अंदर अंदर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करते हैं कि जज साहब ये दो व्यक्ति थे या ये पर्टिकुलर लोग थे जो शांति भंग कर रहे थे, तो हम जो है इनके खिलाफ कालांतरा की प्रोसीडिंग्स चलाना चाहते हैं। तो 151 में अरेस्ट किया जाता है बिना कोई वारंट के, बिना कोई एफआईआर दर्ज करे, यहां पे जो है प्रिवेंटिव एक्शंस, मतलब कि शांति भंग ना हो उसको रोकने के लिए, इतनी सी बात यहां पे प्रोसीडिंग्स चलाई जाती है। अब यहां पे वकील का क्या रोल होता है, वकील यहां पे आएगा और जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट है अपने क्लाइंट के बिहाफ पे वकील जो है प्लीड करता है कि जज साहब यहां पे पर्टिकुलर मेरे क्लाइंट को जो है बेल दी जाए, और बेल कैसे दी जाए, अंडर सेक्शन नंबर 107 के अंदर, जहां पर कालांतरा की प्रोसीडिंग्स के अंदर पूरा यहां पे बेल का आपके पास अधिकार होता है, आपको ज्यादा टाइम मतलब जेल नहीं भेजा जाएगा, आपको जो है 100% मैं बोल रहा हूं बेल मिलती है इन पर्टिकुलर केसेस के अंदर 107 ऑफ द सीआरपीसी प्रोसीडिंग्स में। जो हमारे एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट्स होते हैं वो आपको बोलेंगे कि भाई आप वकील साहब आप अपने क्लाइंट के बिहाफ पे जो है बोलिए, आप अपने क्लाइंट को बोलिए कि वो एक बॉन्ड भर के दे दे। बॉन्ड इस चीज के लिए भरा जाता है कि जज साहब मैं आपके सामने वादा करता हूं कि मैं जो है एक साल के अंदर कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करूंगा, कोई भी ऐसी एनी अदर एक्टिविटीज के अंदर इन्वॉल्व नहीं होऊंगा, ताकि मेरे ऊपर दोबारा कालांतरा की प्रोसीडिंग्स ना चलाई जाए। तो अगर मैं ऐसा करता हूं तो आपके सामने जो मैं बॉन्ड एग्जीक्यूट कर रहा हूं तो मेरा बॉन्ड जब्त कर लेना और मेरे ऊपर दोबारा कार्रवाई चला देना। तो इसलिए बॉन्ड भरवाया जाता है। बॉन्ड भरवाने का मतलब यहां पे एक तो बॉन्ड की ऑप्शन दिया जाता है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा, दूसरा ऑप्शन दिया जाता है किस चीज का, कि यहां पर एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट आपको ऑप्शन देते हैं कि भाई आप जो है बॉन्ड नहीं भरना चाहते, ठीक है कोई गारंटर बुला लो कि आपके नाम पे गारंटी दे दे कि आप अगर उल्लंघन करोगे, दोबारा शांति भंग करोगे, दोबारा जो है सोसाइटी में लॉ एंड ऑर्डर को बिगाड़ोगे, तो हम आपके गारंटर की गर्दन पकड़ लेंगे, हम आपके गारंटर को उठा लेंगे, उसके खिलाफ हम कार्रवाई चलाएंगे। ठीक है, इतनी सी बात होती है यहां पर अपने क्लाइंट के बिहाफ पे आपको उसको बेल दिलाने के लिए, क्योंकि आप एक कॉमन सेंस से बता रहा हूं कि एक ये मुद्दा तो सिंपल सा होता है, छोटा सा मुद्दा होता है, लेकिन अगर कोई बंदा फंसता है ना उसके लिए तो भाई बहुत बड़ा मुद्दा है, उसका तो पूरा का पूरा लाइफ के कैरियर के ऊपर बात आ जाती है। तो इसीलिए यहां पे वकीलों का बहुत बड़ा रोल प्ले होता है। वकील जो बहुत इजीली यहां पे अपना चार्ज भी कर सकते हैं अमाउंट, और अपने क्लाइंट को बहुत इजीली इन केसेस के अंदर रिलीफ दिला सकते हैं। और ये जो छोटे छोटे मुद्दे होते हैं, फॉर एग्जांपल के तौर पे दो हस्बैंड एंड वाइफ अपना आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो यहां पे शांति भंग हो रही है, रोड पर लाके बदतमीजी कर रहे हैं या एक दूसरे के साथ लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं, कालांतरा की प्रोसीडिंग चल सकती है? बिल्कुल चल सकती है, क्यों नहीं चल सकती। तो यहां पर ऐसे छोटे छोटे मुद्दे बहुत ज्यादा केसेस हमारे कोर्ट्स के अंदर कालांतरा के अंदर चलते हैं। और याद रखिएगा यहां पे आपको मैंने टर्म बताई थी एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट, तो अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये जो सारी की सारी प्रोसीडिंग्स है ये किसके द्वारा चलाई जाती है? ये हमेशा और हमेशा एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के द्वारा चलाई जाती है, क्योंकि यहां पे सेक्शन नंबर 151 के अंदर और 150 के अंदर, अब आपको मैंने भी एक और चीज बताई थी कि 107 150 का भी मुकदमा चलता है। 150 में क्या होता है, पुलिस वाले केवल नोटिस भेजते हैं जिन्होंने अपना शांति भंग का अपराध करा है। तो पुलिस वाले कहते हैं कि भाई देखो इस तारीख को तुम्हारी कोर्ट में पेशी है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के सामने, तो भाई इस तारीख को इतने बजे अपना तुझे आ जाना। तो 150 के अंदर केवल नोटिस भेजा जाता है, यहां पे अरेस्ट नहीं होता। अगर पुलिस अपने पे आ गई तो आपको 151 के तौर पे अरेस्ट कर सकती है, बिना कोई एफआईआर, बिना कोई वारंट, बिना कोई एनी अदर परमिशन फ्रॉम एनी अदर ऑफिसर के तौर पे अरेस्ट कर लेगी। इतनी सी बात होती है। अब यहां पे जो है बात आती है एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट। कहीं कहीं जगह पे ना जो हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटीज होती हैं, मान लेते हैं दिल्ली की मैं बात कर रहा हूं, तो जो दिल्ली है हमारी स्टेट, तो उसके अंदर भी ना स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट की पावर जो है एसीपी रैंक ऑफ द पुलिस ऑफिसर के पास भी दी गई है। तो यहां पे बोला जाता है कि यार कोर्ट्स में इतने सारे केस वैसे इतने सारे पेंडिंग है, अब ये छोटे छोटे मुद्दे भी अगर हम कोर्ट में डालने लग गए तो कोर्ट का बर्डन और बढ़ जाएगा। तो कोर्ट का बर्डन कम करने के लिए इन केसेस को डील करने की अथॉरिटी किसको दे दी गई है? एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट को, कि आप लोग ये सारे के सारे जो है मुद्दे डील करोगे। तो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट हमारे एसडीएम, डीएम, साथ में स्पेशल एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के तौर पे एसीपी ऑफिसर्स को भी अपॉइंट करा जाता है।
तो मैं आशा करता हूं कि आपको ये पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। बेल का मैंने आपको बता दिया, एंड 24 घंटे के अंदर अंदर यहां पे पुलिस वाले जब अरेस्ट करते हैं उनकी 100% ड्यूटी के वो आपको मैजिस्ट्रेट, एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट के आगे पेश करेंगे। और ये जो केसेस है ना, ये ज्यादातर आपके जो है ना 6 महीने तक खत्म हो जाते हैं। 6 महीने के अंदर अंदर आपका पूरा केस डिस्पोज ऑफ हो जाएगा। कभी कभी एसीबी का अगर जो एग्जीक्यूटिव मैजिस्ट्रेट उनको लगता है कि नहीं 6 महीने नहीं, थोड़ा सा और टाइम, तो मैक्सिमम 1 साल तक आपका ये केस चलता है, उसके बाद आपका खत्म हो जाता है। सिंपल एंड सोबर बात। तो मैं आशा करता हूं कि आपको इस वीडियो के अंदर बहुत अच्छी जानकारी मिली है। वकीलों को एक अर्निंग सोर्स के लिए ऐसे केसेस को भी अपना दिमाग में रखना चाहिए कि आपके पास कोई ऐसा क्लाइंट आ रहा है तो 107, 150, 107, 151 कालांतरा टर्म जो यूज करी जाती है कोर्ट के अंदर, इसका मतलब क्या होता है। बहुत सारे केसेस आपको देखने को मिलेंगे। मैं शर्त लगाने को आपके लिए रेडी हूं। तो आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई है। ऐसी अगर डेली बेसिस पे आपको वीडियो ऐसी देखनी है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइएगा। कोई भी आपका डाउट हो ना कि सर आप मेरे को इसके बारे में भी जरूर बताइए, तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताना। मैं आपका कमेंट पिक करके वीडियो बना के आपको इंफॉर्मेशन जरूर प्रोवाइड कराऊंगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, धन्यवाद।